भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र कम अपितु ये गिरोह तंत्र, माफिया तंत्र अधिक बनता जा रहा है। नौकरशाही तथा अफसरशाही सेवक ना होकर मालिक बनती जा रही है। जनता की सेवा के लिए जो प्रशासनिक तंत्र बनाया गया है, वो तंत्र जनता को राहत देने के बजाय, जनता की सेवा के बजाय मात्र कुछ प्रभावशाली लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में लगा हुआ है। लोकतंत्र के एक अंग प्रशासन की यदि ये दशा है, तो लोकतंत्र के दूसरे अंग राजनीतिक दलों की स्थिति ये है कि लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, चूंकि उनको चलाने वाले नेता कम किसी गिरोह के सदस्य वो अधिक लगते हैं। लोकतंत्र के ही तीसरे स्तंभ न्याय व्यवस्था के सामने कई प्रकार के ऐसे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आज के उग्रवाद, आतंकवाद के सामने लाचार न्याय व्यवस्था बोनी सी दिखती है। वहीं साधारण दैनिक जीवन के व्यवहार में ये न्याय व्यवस्था शरीफ और गरीब को राहत तथा दोषी को दंड देने में असक्षम सी दिख रही है। इन कमजोरियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों से घिर रहा भारत पुनः विघटन की ओर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पिछले 60, 70, 72 सालों के अंदर अधिकांश समय यही सब चलता रहा है। यद्यपि कुछ वर्षों से कुछ अलग करने की चेष्टा की जा रही है। उन लोगों ने बहुत किया है, बहुत कर रहे हैं, यद्यपि अभी बहुत करना बाकी है। समझना पड़ेगा, आज भी भारत को खंड खंड करने के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। ये दिल्ली का दंगा क्या था भाई? और भी देश की 20 घटनाएं जब आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाएंगी, तो ये समझना बहुत सरल होगा, पता चल जाएगा यहाँ पीएफआई क्या कर रही है, नक्सल क्या कर रहे हैं, अर्बन नक्सल क्या कर रहे हैं, जेएनयू क्या कर रहा है, और सेकुलरिज्म के नाम पर वो तथाकथित सेकुलरिस्ट जो है, सो कॉल्ड, वो किस प्रकार से जो कर रहे हैं, वो अगर हम सब देखेंगे वो देश के लिए बहुत घातक है। आज के उग्रवाद, आतंकवाद के सामने न्याय व्यवस्था बोनी सी दिखती है। भारत को खंड खंड करने के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास चल रहे हैं, जहां एक और लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत आकर और उसमें से अधिकांश मतदाता बनकर इस देश के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं। यहां हुज्जी, तोयबा लश्कर, ऐसी अनेक संस्थाओं के दफ्तर उन बांग्लादेशियों के आसपास, उनके घरों में मिल जाएंगे। सरकार कोई भी हो, उसने उग्रवाद के सामने ऐसा लगता है कि घुटने टेक दिए हैं। निर्दोष लोगों को मारने वाले, उनके साथ वर्षों की पकड़े जाने पर जेल में रखना और उनकी सेवा करना,
अगर वो निर्दोष लोगों को के कातिल हैं तो उनको पकड़े जाने पर उस समय नहीं, काउंटर अटैक ना सही, लेकिन एक निश्चित अवधि तक 2-3 महीने में फास्ट ट्रैक पर केस चलाकर उग्रवादी के लिए, आतंकवादी के लिए, रेपिस्ट के लिए और रेप करने के बाद टुकड़े टुकड़े करके जलाने वाले, काटने वाले ऐसे दुष्ट राक्षसों के लिए आप रूटीन का कानून उनके साथ पेश आएगा? नहीं भाई, लोगों का विश्वास उठ रहा है। एक भी उग्रवादी को फांसी नहीं, और एक उग्रवादी अफजल गुरु जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसको भी फांसी देने में 7 वर्ष और लग गए सजा सुनाने के बाद। और वो निर्णय लेने के बाद भी फांसी की सजा के लिए राजनीतिक गलियारों में ये निर्णय सिसकियां लेता रहा, अंतिम सांस लेता रहा। अपराधीकरण की राजनीति ने चंबल के डाकुओं का भी स्मरण करवा दिया है। जो सफेदपोश राजनीतिक हैं, अच्छा चेहरे वाले, वो भी उन डाकुओं से कुछ मामलों में आगे निकल गए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए जितनी कुर्बानियां हुई थीं, ऐसा लगता है कि देश की स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए भी उससे कई और अधिक कुर्बानियों की आवश्यकता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किस प्रकार से हो रहे हैं। यद्यपि कुछ वर्षों से ये सीमाओं का ऊपर का प्रश्न हो और देश के अंदर का विषय हो, सारे विश्व के अंदर भारत के बढ़ते हुए सम्मान का विषय हो, देश के अंदर की व्यवस्थाओं में कुछ आम आदमी को राहत देने का विषय हो, कुछ मामलों में काम हुआ है। और देश की आत्मा को समझ करके काम करने वाला नेतृत्व आज दिखता है। वरना 370-35 है, राम मंदिर और ऐसे अनेक 5 लाख का इलाज आम आदमी के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए, हर व्यक्ति के लिए पेंशन व्यवस्था से लेकर जो सुविधाएं देने का काम शुरू हुआ है। लगता है कि कुछ जो नेता केवल मालिक बनकर, शोषक बनकर के काम कर रहे थे, सेवा की तरफ, परमार्थ की तरफ, कल्याण की तरफ हमारे सत्ता वाले नेताओं का कुछ ध्यान गया है। परंतु राजनीति आज भी बड़ी बुरी तरह से बहुत विक्षिप्त है, बहुत ही निराशाजनक है। आज भी देश को बेचने के लिए यहाँ गद्दार आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सत्ता, यहाँ का लोकतंत्र, सत्ता बदलती है। क्या बदलता है? बस चेहरे बदलते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। ये बहुत सालों तक तमाशा चलता रहा है। आज ये परिवर्तन दिख रहा है, परंतु आज भी जितना परिवर्तन धरती पर दिखना चाहिए, जो समाज कल्याण की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, वो भी पहुंचती नहीं दिख रही। योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कहीं तो गड़बड़ है। योजनाएं बनाने वाले, उनको लागू करने वाले लोगों को आम जन के पास जाकर के रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनकी सुविधाएं, उनकी दी हुई सुविधाएं आम आदमी तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज अन्यथा क्या होगा? खेम सिंह प्रेम, वन एंड द सेम थिंग। अदरवाइज क्या होगा किसी को नहीं लगता, और सब तरफ एक विश्वास उठ गया है, अविश्वास का वातावरण चल रहा है। और इस प्रकार से जो भी देश के अंदर प्रयास हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
अब 5-7 वर्षों की राजनीति को छोड़ दिया जाए, सत्ता की राजनीति, सत्ता केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कुछ अलग परिचय देने का कोशिश किया है। आम व्यक्ति जो देश में क्रांति लाना चाहता है, जो बदल देखना चाहता है, उन सबको एक मंच पर आना होगा। कब तक इन राजनीतिक दलों के साथ जुड़ करके आप ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो बैठे हो? कब तक खोओगे? आप किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, देश हित को सामने रखते हुए ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की हिम्मत जब तक आम नागरिक के अंदर नहीं जुटेगी और आम नागरिक देशभक्ति के मंच पर एकत्रित होकर, संगठित होकर एक दिशा में एक दबाव का काम, प्रेशर ग्रुप का काम नहीं करेगा, लोकतंत्र के अंदर दबाव समूह जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, देश के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे, ये आवाज़ जब 10 दिशाओं से आने लगेगी, नीचे में ही आम समाज में, धरती पर ही गद्दारों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ, व्यभिचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब एक माहौल बनेगा तो सरकार को वो सब करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र के अंदर दबाव समूह का काम होता है। आज भी वो दबाव समूह पिछले 70 साल गलत लोग, आज ऐसा लगता है कि जिहादियों का और नक्सल्स का, जिहादियों का और वामपंथियों का एक ऐसा घालमेल हो गया है। उन जिहादियों में वो PFI हो और 10 तरह की संस्थाओं के नाम चल रहे हैं, सबकी ज़ुबान पर हैं, सबको पता है। आजकल TV चैनल्स में वो सब लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। कोशिश हो रही है, वो तभी हो रही है कि देशभक्त लोग एक स्वर से, ऊंचे स्वर से अपनी बात रखने लगे हैं। ये समय जो हमें मिला है, मुझे लगता है कि बहुत लंबी गुलामी के बाद, बहुत लंबी गुलामी के बाद जो हमें अधूरी आज़ादी मिली, इस आज़ादी का एक अपना खेल है, अपना इतिहास है। वो आज़ादी थी या समझौता था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, क्या क्या सौदा किया गया। सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा कर लिया गया कि वो जिंदा और मुर्दा ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया जाएगा। आज मेरा विषय ये नहीं है। इस देश के अंदर 60-70 सालों में जो चल रहा था, घटनाओं सहित और तथ्यों सहित, मैं अगले किसी कार्यक्रम में उन सारे बातों को रखूंगा। और दोहरा व्यवहार करने वाले राजनीतिक दल और नेता और ऐसे कुछ एलिमेंट्स, तत्व, वो बॉलीवुड में हो, वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, वो मदरसों में हो, मस्जिदों के अंदर हो या बाहर हो, उन सब लोगों का जो एक ही एजेंडा है वो समझना पड़ेगा। वो एजेंडा इस देश के लिए कल्याणकारी नहीं है, ये समझना पड़ेगा और समझ करके दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा। इस क्रांति महायज्ञ में सभी जागरूक लोग अपनी आहुति की भूमिका निश्चित करें, ये ज़रूरी है। राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यकता है एक जन आंदोलन की। जन आंदोलन का एक विराट रूप हमने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में देखा है। आज़ादी के बाद हमने जयप्रकाश नारायण का वो दृश्य देखा है। कुछ वर्ष पहले जम्मू के अंदर अमरनाथ यात्रा में अवरोध फैलाने वाली ताकतों के विरुद्ध वहाँ की हर दिशा से, गिरी कंदराओं से, पहाड़ों से, खेत खलियान, चौक बाजार से, वहाँ के आम जन को उस सत्ताशाही के खिलाफ लड़ते देखा है और सफलता भी प्राप्त हुई है। ऐसे सब लोग जब इस देश के लिए जागरूक हो जाएंगे, केवल अपना अपना काम करते हुए लापरवाही करेंगे तो भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। देश कब से लुट रहा है, देश कब से बंट रहा है, देश कब से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग
सर उठा रहा है, नंगा नाच नाच रहा है। आज सत्ता किसी की भी हो, ये अच्छे सत्ता में आने वाले लोग भी अच्छे बने रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के आम जन वो देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए, स्वयं के स्वार्थों से ऊपर उठते हुए, जागरूक होकर, जागरूक इसलिए मैं कह रहा हूं, ये गलतियां हमारे इतिहास में हमसे हुई हैं। यहां सब कुछ था, विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, शस्त्र शास्त्र में श्रेष्ठ भारत, शिक्षा में श्रेष्ठ भारत, ये सब होते हुए भी हम गुलाम कैसे हो गए? फिर एक बार नहीं, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये कलंक का टीका फिर ना कभी लगे। उसके लिए ज़रूरी है, सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, अच्छा कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करना ज़रूरी है जागरूक लोगों के समूह के द्वारा, और अच्छा नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, देश हित प्रथम है, हम उनकी आलोचना कर सकें, ठीक को ठीक और गलत को गलत कह सकें। ये सारा प्रयास अगर इस प्रकार का करेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के लोगों का एक मंच सारे देश के अंदर खड़ा हो। आज हर तरह के साधन हैं, आज टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे लोग जब मिल जाएंगे तो देशद्रोही लोगों को हम एक्सपोज कर सकेंगे, सरकार को प्रेशराइज कर सकेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। कानून नहीं है तो कानून बनाओ, और बने हुए हैं तो उनको सख्ती से लागू करो। हमें प्रत्येक गांव, शहर, खेत खलियान, गली कूचे, चौक बाजार में स्वच्छ एवं सुदृढ़ सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना होगा, स्नेह का, आत्मीयता का। और भारत का यही भूमिका है, यही पृष्ठभूमि है। भारत इन्हीं बातों के लिए जाना जाता रहा है, परंतु आज ऐसा करने वाले नाटक करने वाले लोगों, वो भी ईमानदार नहीं हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पर जो तमाशा 70 साल से यहाँ देश के अंदर चल रहा है, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर, वो इस देश के लिए बहुत घातक है। वो ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने नहीं दे रहा। वोट की राजनीति ने उन नेताओं को पागल कर दिया है। वो अपने कुकृत्यों से देश का कितना बड़ा नुकसान करते हैं, ये वो भूल जाते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए हर वर्ग को प्रेरित करना होगा। देश से संबंधित ज्वलंत समस्याओं एवं उनके समाधान आदि के लिए साहित्य, प्रसार प्रचार, गोष्ठियों के माध्यम से जन जागरण करना होगा। राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रति हर वर्ग का ध्यान आकर्षित करना होगा। धर्म जो वास्तव में धर्म है, धर्म हमारे यहाँ किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है, किसी वे ऑफ वर्शिप का नाम नहीं है। सारी दुनिया के अंदर भारत का धर्म अपने आप में सारी दुनिया की विशालता को समेटे हुए चल रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, और उस पर जो चलना चाह रहे हैं उनको सांप्रदायिक कह करके इस देश के अंदर तमाशा और लड़ाई और झगड़ा करने का और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देश को तोड़ने का जो नाटक चल रहा है, तांडव चल रहा है, उससे निपटना होगा। किन लोगों के द्वारा? एक ऐसे जागरूक दबाव समूह के द्वारा। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का जो कारण रहे, उनका पता लगाकर उन सारी अच्छी परंपराओं को, विशाल समृद्ध भारत की पहचान कर भारतीय धरोहर को नई युवा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। नई युवा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा विद मिशन। खड़े हो गए राजनीति का विरोध करना, समर्थन करना, ये उद्देश्य नहीं है।
मिशन चाहिए ना, मिशन इस देश का जो है वो सामने रहेगा तो फिर हम ये काम कर सकेंगे। नहीं तो इकट्ठे होकर के हम भी कुछ ना कुछ, बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ गलत कर बैठेंगे। महापुरुषों का, महान संतों का, महान क्रांतिकारियों का जीवन परिचय और उनके महान कार्यों से प्रत्येक वर्ग को परिचित कराना होगा। बहुत गड़बड़ हुई है यहाँ। इतिहास जिस तरह से लिखा गया, जिन लोगों के द्वारा लिखा गया, बहुत बड़ा मजाक हुआ है इस देश के साथ, अनर्थ हुआ है, पाप हुआ है। 1962 में हजारों वर्ग मील चीन द्वारा हड़प्पी भूमि को मुक्त करवाने के लिए संकल्प लेना होगा। भारत की संस्कृति तथा संस्कृत के सिरमौर जम्मू कश्मीर के 1948 के पाकिस्तान द्वारा हड़प लिए गए भाग को मुक्त कराने का संकल्प लेना होगा, जिसको आज पीओके बोला जाता है। भारत में बोडोलैंड, माओवादी, आईएसआई, फौजी, तौयबे लश्कर, सिम्मी, इंडियन मुजाहिदीन और विघटनकारी और उग्रवादी संगठनों से निपटने के लिए सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने के लिए विवश करना होगा। तिब्बत की स्वतंत्रता तथा अखंड भारत बनाने के स्वप्न को साकार करना होगा। तिब्बत की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो ये उन पर एहसान नहीं है, उनकी स्वतंत्रता भारत की रक्षा है, भारत की सुरक्षा है। हजारों मील का बॉर्डर जो 1962 में 1959 चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिए जाने के बाद चीनी सेना हमारे सीमा पर आ गई और आज भी वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल त्रिपुरा को हड़प लेने की जिस प्रकार की नज़र जमाए बैठी हैं, कुदृष्टि जमाए बैठी हैं, यद्यपि आज पहली बार ठीक तरह से उन सब को ठीक जवाब मिल रहा है। हमें सजग रहना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई प्रत्येक वर्ग को नसीब हो, उसके लिए राजनीतिक गिरोहों का सफाया, प्रशासन में पारदर्शिता और सेवा भाव की भूमिका तथा समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा तथा न्याय मिले, इस महान पवित्र पुनीत कार्य के लिए हमको तन मन धन से इस महायज्ञ में आहुति के लिए तैयार करना होगा। हमको एक नए महाभारत के लिए समाज को तैयार करना होगा। आज भी चुनौतियां बहुत हैं, अगर हम ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो खोने को आज भी बहुत कुछ है, लेकिन अब समय पाने का आया है। ये देश फिर से विघटन की ओर ना बढ़े, देश ऐसे लोगों की ताकतों का, षड्यंत्रों का शिकार ना हो, उसके लिए हम सबको सजग रहकर, सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। आज बस इतना ही। जय भारत।